हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आइस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं फैलीरा। अपन जो आंसर राइटिंग की जो क्लासेस चल रही है उसके लास्ट सेशन है। अगर मुझे कुछ लगा फ्यूचर में कि कुछ चीज़ें और आपको सिखानी है, जहाँ तक मुझे जो मिला है, मैंने 2-3 बुक्स पढ़ी है उसमें, तो जहाँ तक मुझे लगा है ये फाइनल क्लास है। फिर भी अगर फ्यूचर में लगता है कि हाँ कोई नई चीज़ है जो आपको सिखानी चाहिए, बस इसके बाद में ये करेंगे, आंसर राइटिंग को लेकर अपन टॉपर्स की कॉपियों को रिलेट करेंगे। ठीक है, मतलब उनकी कॉपी चेक देखेंगे उनमें क्या अच्छा है। जैसे ये क्लास समराइज किया गया ना, 11 क्लास, लगभग ये 11वीं क्लास है, तो उसके बाद इन टॉपर्स की कॉपी लेके लेके मैं बताते जाऊंगा आपको। देखो ये इन्होंने यहाँ पे इनकी क्लास में अच्छी बात है, तो एक ही टॉपर को अपन उठाएंगे और उसकी क्लास का वो करेंगे, तो वो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका रहेगा सीखने का। तो ये थ्योरी है एक तरीके से, मान के चलो 11 क्लास आपके लिए थ्योरी है, प्रैक्टिकल वहाँ पे सीखेंगे। दूसरी बात, आप लोग भी खुद से अपनी तरफ से लिखते रहना, तो वो धीरे धीरे जैसे मैं लाइव चेक करते रहूँगा, उससे धीरे धीरे आपको कुछ कुछ आइडिया मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये आज का लास्ट सेशन है और मैं आशा करता हूँ कि आंसर राइटिंग के लिए आप अगर इन चीज़ों को अप्लाई करते हो, तो मैं इतना गारंटी साथ कह सकता हूँ कि आप किसी से पीछे नहीं रहोगे। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई बहुत कुछ हो जाएगा, पर तो हाँ इतना गारंटी है कि सिलेक्शन की प्रोसेस में आप किसी से पीछे नहीं रहोगे। जितना एक टॉपर पहली रैंक वाला जानता होगा आंसर राइटिंग के बारे में, उतना आप जान चुके हो अभी तक। जो आज ये फाइनल क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और मैं बता रहा हूँ कि ये सारी क्लास का निचोड़ भी एक तरीके से, ये मान के चलो 10 क्लास उधर साइड में, ये क्लास एक साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अच्छे से करेंगे आज इस क्लास को। तो मेरा ये पर्पज़ रहेगा कि अब देखो अपनी आंसर राइटिंग क्लास कंप्लीट होगी, अब अपन ऐसे शुरू करेंगे अब। तो क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप फिर ऐसे कंप्लीट करने के बाद फिर अदर सब्जेक्ट अपन धीरे धीरे शुरू करेंगे। और अब मैं पीटी का लेके डायमेंशन मैंने तैयार करना शुरू कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ 250-300 थीम निकाले अपन, फिर उन पे अपन साल भर धीरे 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 एक ही टॉपिक उठा के उस पर काम करते रहेंगे, तो वो अच्छा खासा काम हो जाएगा अपना। और इतना मुझे गारंटी है कि पीटी को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीसेट को लेके अपन धीरे धीरे कुछ कुछ काम कर ही रहे हैं। ठीक है, और मुझे आशा है सीसेट में कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4-5 हज़ार क्वेश्चन सोल्व करना और 10-12 हज़ार क्वेश्चन इधर अपन जीएस को सोल्व कर लेंगे, या फिर थीम वाइज जो काम कर लेंगे, तो पीटी के लिए कोई इश्यू नहीं है। बात आती है मेंस की। मेंस में आंसर राइटिंग का मैंने जो मेरी तरफ से बेस्ट और मैंने जो है वो मैं और आपके लिए हेल्प करूँगा। ऐसे के लिए अपन करेंगे ही काम, उस पर मैं कुछ कुछ काम करके आपको दूंगा। मेरी तरफ से वैल्यू एडिशन रहेगा आपके लिए, आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आती है बात जैसे GS1 से लेकर GS4 इथिक्स के कुछ दिनों में आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे मेरे। लगभग लगभग ये मानिए चलो इस महीने के एंडिंग के बाद मैं एक टॉपिक वाइज आपको नोट्स देते जाऊंगा। आपको करना कुछ ही नहीं, ओनली बस वही पढ़ना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल है, जितनी कोचिंगों के नोट्स अवेलेबल है, सारा मैं आपको समराइज करके दे रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मुझे कुछ लगा, अगर आप लोग मुझे बताओगे अपनी तरफ से कि सर ये बुक्स भी अगर कुछ एड ऑन करना, तो वो भी मैं कर दूंगा एक बार। और मैं फिर बता रहा हूँ, ओनली एथिक्स में इन्हीं नोट्स को पढ़ना, क्योंकि ऑलरेडी वेल रिसर्च नोट्स है। इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ कि 130 प्लस नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एथिक्स का ही हो गया, साथ में आंसर राइटिंग है जो मैं तरीके सिखा रहा हूँ वो अपन सीखते चलेंगे। फिर बात आती है GS1 से लेकर GS3 तक, जैसे अभी आपको इंडियन सोसाइटी का टेस्ट हुआ। ठीक है, तो जैसे अपन ऐसे की क्लासेस जैसे कंप्लीट होगी, तो फिर एक ही सब्जेक्ट में उठाता जाऊंगा। मैं अपने नोट्स भी आपको देते जाऊंगा, हैंड ओवर करते जाऊंगा, साथ में उनकी उनकी क्लासेज अपन करेंगे। ठीक है, तो वो GS1 GS2 GS3 और मेरा आराम से अच्छे से एक प्लान है, दिसंबर तक वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, देखो एथिक्स पहले चलते रहेगा, GS1 2 3 पौधा चलते रहेगा। ठीक है, तो वो दिसंबर तक अपना प्लान हो जाएगा। तो एक वो शेड्यूल है। तो ये मेंस के लिए हो गया, आंसर राइटिंग क्लासेज ऐसे हो गया। ठीक है, और ऑप्शनल का मैं एक स्ट्रेटेजी बता ही चुका हूँ ओवरऑल, कि आपको उसमें मॉडल आंसर को जो PYQ है उसको मॉडल आंसर फॉर्मेट में और टू द पॉइंट टॉपिक वाइज आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जानी चाहिए दिसंबर तक। फिर टेस्ट सीरीज आप अपने अनुसार देते रहना। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें रही। उसके बाद में मैं क्योंकि NCERT में आपको करवाऊंगा वो मुझे पता है, पर वही है कि मैं इस तरीके से करवाना चाहता हूँ कि ताकि NCERT आप एक बार वहाँ से पढ़ के जो स्क्रिप्ट है वो निकाल सको, क्योंकि बार बार NCERT की तरफ जाना वो ठीक नहीं। मतलब वहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लो, तो जब अपन थीम तैयार कर लेंगे तो उस अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, स्टैंडर्ड बुक मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ते रहो, क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके तहत। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगा कुछ कुछ चीज़ें करवानी रही तो मैं करवा दूंगा स्टैंडर्ड बुक में भी, परंतु जहाँ तक मुझे है कि टाइम नहीं मिलेगा इतना। पर हाँ NCERT में कंप्लीट कराऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक्स के अगर आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो इतना मुझे श्योरिटी है
कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, फिर आप आराम से जो स्टैंडर्ड बुक अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, तो ये साल भर का अपना एक ओवरऑल प्लान है। ठीक है, और इसको मैं चाहूँगा कि बेहतर रिजल्ट आए, और मुझे आशा है कि अगर आप डेली देखो, ये डेली काम करते रहोगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, फिर मैं ये हकीकत है। ठीक है, वही आज की लास्ट क्लास करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन ऐसे ही क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, ध्यान से देखना। बात आती है कि देखो, मैं इस सेशन का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है कि आप उसको समझो, उसकी डायमेंशन क्या है। देखो, एग्जाम में आपके पास सामने क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहली चीज होती है कि पहले तो ये क्वेश्चन किस किस डायमेंशन में इसने पूछा। ठीक है, और मुझे कितना लिखना है, कितने डायमेंशन है, 2 है, 3 है। 15 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 या 4 चली जाती है डायमेंशन। 10 नंबर वाले में क्वेश्चन कभी एक ही होती है, कभी 2 हो जाती है, 3 नहीं होती उसमें। इतना ये चीज याद रखना। ठीक है, तो मोटा मोटा ये आइडिया मान के चलोगे। सबसे पहले अपनी क्वेश्चन समझना होता है कि उसकी मेन थीम क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझने का, एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए यह समझने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में एक परीक्षक उस उत्तर में क्या अपेक्षा करता था। वही बता रहा हूँ, वो डायमेंशन कैच करना कि जैसे मान लो कि अमेरिका क्रांति के कारण एवं परिणाम बताइए, तो इसकी डायमेंशन होगी कारण, और उसके परिणाम बताने अपने, सिंपल सा एक आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे उसके कारण और परिणाम जानना चाह रहा है, तो आप अमेरिका क्रांति की इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके कारण और परिणाम बताओ। अब जब कारण और परिणाम जब बताओगे तो वहां पर फ्लो चार्ट डायग्राम जो मैंने इतने सारे सिखाए हैं आपको, वो आपको यूज करने हैं वहां पे। ठीक, तो ये चीज याद रखना। ठीक, क्या लिखा जाना अपेक्षित है, इसकी जितनी बेहतर समझ होगी, सही दिशा में उत्तर लिखना उतना ही आसान होगा। तो वही है बात, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो कैसे आप उसके डिमांड्स को फुलफिलमेंट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि देखो, क्वेश्चन होते हैं, मान लो कि यूपीएससी की जो अभी जो नया फॉर्मेट चल रहा है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, और 10 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के। ठीक है, तो टोटल अंक हो जाते हैं 250। ठीक, तो इसमें जो आपको दिया रहता है यूपीएससी की आंसर शीट में, आगे और पीछे 2 पेज आपको दिए रहते हैं। ठीक है, टाइम एक मानी चलो कि 7 मिनट। ठीक, और जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन होता है उसके लिए 3 पेज दिया रहता है, एक मतलब जैसे मान लो ये पेज हुआ, इसके आगे और फिर एक और, बस। ठीक है, और लगभग ये एवरेज ऑफ टाइम मान के मिनट मान के चलो 11 मिनट में इसको करना है। ऑप्शनल में यही याद रखना कि उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आता है। ठीक है, 20 नंबर के भी आते हैं, फिर 10 नंबर के आते हैं, उसके लिए आपको 14 मिनट देनी है। तो ठीक है, तो ये एक टाइम का जो रहता है, कितना टाइम लगना चाहिए, क्या है, ये एक स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, और अभी आप हो सकता है कि अभी 20 मिनट में लिख रहे हो, कुछ भी है, धीरे 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 आपको इस लेवल तक पहुंचना है। ये प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अब देखो, जो अपने को जितने नंबर का प्रश्न है उसी के आधार पर अपने को उत्तर का दायरा भी तय करना चाहिए कि कितना लिखना है, इसलिए देखो पेज भी उतने ही है। ठीक, तो ये चीज भी याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपन उसको क्वेश्चन की डिमांड को एकदम टू द पॉइंट लिखे, ताकि इधर उधर फालतू में लिखी उसे नंबर भी नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अदर क्वेश्चन अगर फालतू में लिखोगे आप उस क्वेश्चन में, तो आगे जाके जो आने वाले क्वेश्चन आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, तो सबसे बहुत मोस्ट लॉस होगा। ठीक है, और मेरा देखो एक बहुत अच्छा खासा अनुभव रहा है, मेरे स्टूडेंट के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिसने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं किए, जो मान लो 14 करके आ रहा है, 15 करके आ रहा है, 16 करके आ रहा है, कभी इंटरव्यू कॉल नहीं आया। ये मैं, मेरे जो सीनियर रहे हैं उनका भी मैंने देखा जिन्होंने मेंस लिखा, मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मेंस लिखा उनका भी मैंने देखा। दूसरी बात, मैंने ये देखा जिन्होंने 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, चाहे एवरेज अटेम्प्ट रहे हो कोई दिक्कत नहीं, उनका इंटरव्यू कॉल आया। जिन्होंने क्वेश्चन छूटे हैं उनका इंटरव्यू कॉल, मतलब मैंने तो देखा नहीं अभी तक, जिन्होंने 14-15 क्वेश्चन किए और इंटरव्यू कॉल आ गया। ठीक है, इंटरव्यू कॉल आ भी जाए मान लो कि आखिरी पूछनी में, तो मतलब इतना कि फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने, उस स्पीड को पाना तो आंसर राइटिंग आपको पर डे करना पड़ेगा। अब देखो, एक 10 अंकीय को प्रश्न में विषय का एक संक्षिप्त विवरण माना जाता है और विस्तृत विश्लेषण से बता जाना चाहिए। मतलब आपको टू द पॉइंट 30 पॉइंट लिखना, भाई सब ऐसी बात है। देखो, 2 इंट्रोडक्शन हो गया, 5 पॉइंट आप लिख दो। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। ज्यादा ऐसा नहीं कि आप 10-15 पॉइंट लिख रहे हो, इतने की जरूरत है ही नहीं। यही तो मेन चीज समझनी है कि वो एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड चाह रहा है, कितना डिमांड चाह रहा है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक 15 अंकीय प्रश्न एक विश्लेषण हो सकता है जिसमें प्रश्न के कई आयामों को शामिल किया जा सकता है।
स्वाभाविक सी बात है, जब वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 15 नंबर का भी है तो टाइम भी अपन दे सकते हैं, तो उसमें आराम से मालूम 3 पार्ट है, उसको अच्छे तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चनों को जो डिवाइड किया है, ठीक है, मैंने जो डिवाइड किया है, तो सबसे एक चीज़ याद रखना कि सबसे पहले अपन को क्या देखना होता है। देखो सबसे पहले अपने को देखना होता है बैकग्राउंड, उस क्वेश्चन का क्या बैकग्राउंड है, यह जो विस्तृत विषय वस्तु है जिस पर प्रश्न आधारित, जैसे मतलब मैंने बोला अमेरिका क्रांति, तो ये अमेरिका क्रांति उसका बैकग्राउंड है। ठीक है, क्वेश्चन के पूछने का जो रीजन है। ठीक, अब इसे फोकस पॉइंट क्या है, अमेरिका क्रांति के कारण एवं परिणाम। ठीक है, ये चीज याद रखना। जो विशेष विषय जिस पर वास्तव में सूचना तर्क लिखे जाने की अपेक्षा की जाती है, तो भाई इसमें कारण और परिणाम लिखने की आपसे अपेक्षा की जा रही है। अपेक्षित रूपरेखा, ठीक है, हिंटेड फ्लो, जिस दिशा में परीक्षक आपका दृष्टिकोण जानना चाहता है, आप प्रश्नों के अपेक्षित रूपरेखा के अलावा अन्य आयाम जोड़ सकते हैं, लेकिन इस अपेक्षित रूपरेखा के आसपास प्रमुख तर्क दिए जाने चाहिए। मतलब वही है, कारण बता रहे हो तो कारण बताओ और कुछ चीजें और बताने लगो, टू द पॉइंट उसके आसपास एकदम, जैसे मतलब देखो टू द पॉइंट मतलब ये नहीं होता बस इतना ही नहीं, आप इसके इर्द गिर्द लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं कि यहाँ लिख रहे हो, वो नहीं चलेगा, आपको इर्द गिर्द लिखना आपको। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आपका, इसलिए बोलते हैं ना कि आपका जो उत्तर होना चाहिए एकदम सटीक होना चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड के अनुरूप होना चाहिए। अच्छा मैं मान लो कि बच्चों की कॉपी में कमेंट कर रहा हूँ, भाई आप ये चीज समझो, आप क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ रहे हो, और जब तक डिमांड को नहीं समझोगे तब तक समझ पाता आपको नंबर कहाँ से मिल जाएंगे। तो बहुत सटीक डिमांड समझना होता है और उसी के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लिखना होता है, ये चीज याद रखना। प्रश्नवाचक से क्वेश्चन डायरेक्ट व्याख्या करें, जैसे ये इसकी क्लास मैंने एक स्पेशल ली थी। ठीक है, विवेचना करे उसमें क्या लिखना होता है, वर्णन करे तब क्या लिखना होता है, आलोचनात्मक विश्लेषण करे जो उत्तर की संरचना और धारणा को तय करता है। इसलिए तो मैंने बोला था कि जो पीछे जो वर्ड्स लिखे रहते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उसी से उत्तर की दिशा तय होती है कि उत्तर कौन सी दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा, पूर्व में जाएगा, पश्चिम में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वही जो पिछलग्गु वर्ड होते हैं वही डिसाइडेड करते हैं। ठीक है, दूसरी बात एक चीज याद रखो, जैसे आप बहुत बार सुना होगा टॉपर से भी कि सरकार को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। तो एक चीज याद रखना, क्रिटिसिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म, एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि आप आलोचना ही कर रहे हो ओनली। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में आप क्या होता है, आलोचना के साथ आप सजेशन भी देते हैं। तो ब्यूरोक्रेट का काम यही होता है, जैसे वो हालांकि प्रेजेंट जैसे मान लो कि पीएम ऑफिस है, मान लो उसमें ब्यूरोक्रेट ही बैठते हैं, अब मान लो कि वो बताएंगे कि सर देखो ये चीज आप ऐसे करोगे तो इसका ये फायदा होगा और इसमें ये कमी है, तो ये होता है क्रिएटिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये चीज याद रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको क्रिटिसिज्म करना परंतु पॉजिटिव वे से करना है। तो सरकार की रचनात्मक आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन याद रहे आप पत्रकार नहीं बल्कि प्रशासक के नजरिए से लिख रहे हैं, बस वही मैं बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एक ब्यूरोक्रेट की तरह, ना कि आप कोई अपोजिशन के वो नहीं हो कि हाँ ये वो फलाना दिखाना, ये रवीश कुमार नहीं हो। मतलब कहने का मतलब है कि आपको एक ब्यूरोक्रेट की तरह आपको आंसर देना उसका। ठीक है, अगला देखो, समय और स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए स्थिति में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं, यहाँ आपके उत्तर को आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ठीक है, जब मान लो कि इसका मतलब ये है, जब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समस्या ही पूछ रहा है, जैसे मान लो कि आपसे वो जानना चाहता है कि जो भारत अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है इसकी जो बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है, ठीक है, वो असफल होने के क्या कारण है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा, अब आपने कारण बता दी है ना, आपको उसको सॉल्यूशन भी बताना है, ये चीज याद रखना। इसलिए बोलते हैं वे फॉरवर्ड आखिरी में जोड़ देना चाहिए। वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, परंतु एक आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ब्यूरोक्रेट हो, कल बनने वाले हो, तो 4-5 पॉइंट आपको अलग से लिख देना चाहिए या कंक्लूजन में आप समाहित कर देना चाहिए, तो बहुत बेस्ट उत्तर माना जाता है। आज मैं एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, इसमें बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगला देखो, प्रश्न स्पष्ट रूप से उपायों के लिए पूछता है और इसलिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों उपाय प्रदान किए जा सकते हैं। जब भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करो तो शॉर्ट टर्म, ठीक है, सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ये चीज याद रखना जरूर, आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि उत्तर को डिकोड करना, कि अब उत्तर कैसे लिखे। चलो क्वेश्चन समझ ले भाई, क्वेश्चन का बैकग्राउंड ये है, ठीक है, उसकी डायमेंशन ये है, ठीक है, सारी वो चीजें समझ गए आप। अब बात आती है कि भाई हम उत्तर कैसे लिखे। ये तो चलो क्वेश्चन समझ गए, अब बात आती है उत्तर लिखने की। देखो ऐसे क्वेश्चन है, उत्तर को डिकोड करने के लिए पहले तो संरचना, फिर उसे कंटेंट चाहिए आपको, ठीक है, फिर प्रस्तुतिकरण, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए अपन ने क्या सीखा,
फ्लो चार्ट, डायग्राम, ठीक है, टेबल फॉर्मेट, मैप, ये सारी चीजें अपने प्रेजेंटेशन सीखे। दूसरी बात, काटाफिशी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ, देखो स्वच्छ लेखन की मांग की जाती है। आप पढ़ोगे ना मेंस की कॉपी, वहां लिखे स्वच्छ लेखन होना चाहिए, इसने काटा पीटा कुछ नहीं। कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा होना चाहिए, आपकी थॉट ऑफ प्रोसीजर एकदम क्लियर होनी चाहिए। समाजवाद तो समाजवाद, साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, एकदम थॉट ऑफ प्रोसीजर आपको एकदम क्लियर रहे और एग्जाम्पल से आप और अच्छी तरीके से समझा सको। इसलिए बोला जाता है कि जब आप ऐसा आंसर लिखो कि आपका कोई छोटा बच्चा, मतलब 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी आपके आंसर को पढ़ के समझ जाए, ये होता है मतलब थॉट ऑफ प्रोसीजर एकदम क्लियर होने का, ठीक है। कंटेंट आपका अच्छे लेवल कौन से, और संरचना तो वही है, इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी होगा और कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अब इसको मैं बताता हूँ, इसको कैसे उत्तर को कैसे डिकोड करते हैं, प्रश्न को कैसे डिकोड करते हैं, इसके द्वारा एग्जाम्पल अपन सीखेंगे। बाल विवाह महिला सशक्तिकरण और समावेशिता के प्रयासों में भारतीय समाज की विफलता को दर्शाता है। अब देखो याद रखना, ये बाल विवाह, ये मेन बैकग्राउंड हो गया मान लो एक तरीके से। और ये क्वेश्चन का भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे, ये बता रहा है, आगे पूछेगा, ये इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन नहीं होता, ये याद रखना। ये आपको बता रहा है कि ऐसा थीम है, ठीक है। इस संदर्भ में भारत में बाल विवाह के प्रचलन पर प्रकाश डालते हुए, अब देखो ये आप बोल दिया, प्रचलन पर प्रकाश डालिए आप, इसके उत्तरदायी कारक बताओ आप, और इसे रोकने के उपाय व्यवस्था कीजिए। तो 3 डायमेंशन अपने को पता लग गया भाई, 3 डायमेंशन है। एक तो लाइट डालना, तो कुछ डाटा बता दो, फिर उसके कारक बताना, फैक्टर क्या है उसके वो बताना है आपको, फिर आखिर में सॉल्यूशन बताना। समझ में आया? तो ये मेथड्स है जो आपको अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। अब देखो प्रश्न को डिकोड करना, भाग प्रचलन पर प्रकाश, कारकों का विस्तृत व्याख्या और रोकथाम के उपाय, वही अपन ने 3 चार्ट लिए थे। परिप्रेक्ष्य क्या है, भारतीय समाज, देखो याद रखो किसकी बात की गई है। पहली बात तो देखो महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण कहाँ पे जरूरत है, भारतीय समाज की जरूरत है, ठीक है। भारतीय समाज, महिला सशक्तिकरण, समावेशिता, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट अपने पता चल गया। मुख्य बिंदु क्या है, बाल विवाह, यही तो मैंने बोला था, बाल विवाह मेन थीम ये है, ठीक है। अपेक्षित तब रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, प्रचलन पर प्रकाश डाले, सबसे पहले वो काम करना पड़ेगा, जिम्मेदार कारक क्या है और रोकथाम के उपाय क्या है, यही तो बता रहे हैं अपने को, ये तो पता चल गया, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ कि एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। देखो मेरे मन है कि आप, ये इसलिए बता रहा हूँ आज आखिरी क्लास है, इसमें आपको ये सीखना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। इस तरीके की सारी चीजें कैसे हो बेहतर हो सकती है। अब मैं कुछ बेटरमेंट के ऑप्शन हमेशा आपको बताते रहूंगा कि एक आंसर में और अच्छा कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, उसमें एक लेवल तक पहुंचेंगे, तो उस लेवल से भी अपर लेवल तक कैसे पहुंचा जाए, तो वो सारी चीजें सीखनी है अपने को। ध्यान से देखो, बाल विवाह भारत में, अब देखो ये इंट्रोडक्शन है, ऐसे लिखना नहीं होता है कि वहां पे आप इंट्रोडक्शन लिखो, बस डायरेक्ट यहाँ से शुरू करना। बाल विवाह भारत में प्रचलित सबसे खराब सामाजिक बुराइयों में से एक है, जो महिला सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास के लिए हमारे अपर्याप्त प्रयासों को दर्शाता है। अभी एकदम टू द पॉइंट सटीक हो गया, ठीक है। चाहते तो यहाँ पे किसी रोप, देखो अभी एक होता है एक सिंपल, देखो मैं आज इंट्रोडक्शन के भी तो मैं टाइप बता देता हूँ, जो मैंने बोला था कि एक क्लास इस टाइप की भी रखेंगे। अब ये कि सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया कि इसमें कुछ ही नहीं, उसने जो क्वेश्चन में बताया था डायरेक्ट थीम दिया उसको बता दिया। दूसरा एक इंट्रोडक्शन तरीका, स्टार्ट करने का तरीका होता है कि आप डाटा फैक्ट्स के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आपको डाटा फैक्ट्स याद है, आपकी मेमोरी इस मामले में अच्छी है, तो आप बता दो कि भारत में देखो बाल विवाह इतने होते हैं, ये सारी चीजें, इसके कारण ये सारी प्रॉब्लम है। एक ही तरीका हो गया। एक तरीका होता है एसडीजी गोल्स को लेके आप शुरू कर सकते हैं कि देखो वहाँ पे ऐसा ऐसा दिया गया, इसलिए ऐसे है। ये एसडीजी गोल याद रखना, इंट्रोडक्शन में भी यूज होता है, कंक्लूजन में भी यूज होता है, दोनों जगह यूज होता है। तो ये हो गया 3 मेथड। चौथा, आप बाल विवाह को बता दो कि क्या होता है बाल विवाह। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार होता है इंट्रोडक्शन के, मैं फिर बता रहा हूँ ना कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड ऑफ स्किल क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो फैक्ट्स रखना बहुत ईजी होता है, जैसे मेरे लिए नहीं होता, तो मैं फैक्ट से बचता हूँ हमेशा कि हाँ कोई इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो बार बार जो मैंने पढ़े तो वो मैं जरूर डालता हूँ, ठीक है। परंतु हर फैक्ट मुझे याद हो तो ये तो नहीं है, तो फिर मैं और किसी रास्ते से जाऊँगा। पर फिर बता दो, ऐसे एक वे नहीं होता कि आप फैक्ट डालो ही तभी क्वेश्चन सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एनालिटिकल पावर कैसी है वो ये जानना चाहते हैं, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे वो नहीं जानना चाहते, ये चीज याद, ठीक है। इंट्रोडक्शन ही हो गया। अब आगे देखो, दुनिया में, देखो मैं बोला था ना, अब याद आएगा, दुनिया में कुल बाल वधुओं में से 1/3 भारतीय, यूएन पॉपुलेशन फंड, अब देखो ये हो गया।
ये बहुत शानदार तरीका, आपको पता है तो उसको फायदा मिलता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण दर्शाता है कि 21 से 24 वर्ष की आयु के बीच लगभग 50% महिलाओं की शादी नाबालिगों के रूप में हुई थी। सोचो 50% महिलाओं। राजस्थान और झारखंड में दर क्रमशः 65% और 63% है, जो मुद्दों की गंभीरता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसे पता लग गया अपने को। अब देखो मैंने वही बोला था कि प्रकाश डालो, प्रकाश डालो मतलब फैक्ट बताना ही था आपको, तो इस पार्ट में अपन ने वो फैक्ट बता दिया और उस डायमेंशन को अपने कवर कर लिया। अब आए इसके जिम्मेदार फैक्टर और उसके समाधान। अब देखो जिम्मेदार कारक, लड़कियों में शिक्षा की कमी। इसका विवाह से एक चक्रीय संबंध होता है जिसके कारण उनकी शादी जल्दी ही हो जाती है। शिक्षा में कमी, लड़कियां पढ़ेगी नहीं, घर पे पढ़ी है तो घर वालों लगेगा अरे शादी करो इसको तो भगाओ, तो ये कारण रहता है। ठीक, रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक रवैया। ठीक है, दहेज के खर्च के कारण लड़कियों को पराया धन या परिवार बोझ मानते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि भाई जल्दी जल्दी शादी कर दो और इनको हटाओ। ठीक है, या अपनी इज्जत पे कलंक लग जाएगा, ये सारी बहुत सारी चीज़ें स्टेरियोटाइप से जो चीज़ें चलती है सोसाइटी में, उसी कारण महिलाओं को स्वीकार करना पड़ता है। उन महिलाओं की खराब आत्म स्वायत्ता जिनकी शादी से पहले सहमति भी नहीं ली जाती, और आज भी यही होता है। ठीक है, महिलाओं की कामुकता को नियंत्रण करने के मानदंड, पारंपरिक जीवन और वैवाहिक मानदंड की पवित्रता, शुद्धता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए पॉइंट लिखे जा रहे हैं, ध्यान से समझना। घर पर काम करने के लिए अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परिवारों का होना बहू को जल्दी लाने के लिए प्रेरित करता है, बात भी सही है। अविवाहित युवतियों की सुरक्षा की चिंता झुग्गी बस्तियों के क्षेत्रों में शीघ्र विवाह को भी प्रेरित करता है। भाई मैं वही बता रहा हूँ कि सामाजिक कलंक लग जाता है, तो वो सारी चीजें बचने के लिए लोग ये काम करते हैं। अब देखो ये है सॉल्यूशन, अब इससे बुराई से बचाव के क्या उपाय। अब देखो इसी फॉर्मेट आंसर लिखना एकदम टू द पॉइंट। महिला को शिक्षा दो, प्रशिक्षण दो, जो अपनी बेटी और बेटों की शादी में देरी कर सकते हैं। तो बड़े पढ़ी लिखेगी, जॉब करेगी तो समझ टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ जाता है। लड़कियों को शिक्षित और संवेदनशील बनाना चाहिए। ठीक है, सेंसिटिव तो होती है ऑलरेडी, उनके प्रति सोसाइटी को सेंसिटिव बनाया जाना चाहिए। लगातार स्कूल निगरानी और अभिभावक शिक्षक बातचीत द्वारा स्कूल छोड़ने वाले और बाल श्रम को रोकना चाहिए। इस तरह के विवाह और मीडिया की सक्रियता को मानने वाले धार्मिक पुजारियों को भी सजा दी जाए। शादी के कारण युवा लड़कियों पर स्वास्थ्य जोखिम, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बोझ के बारे में भी अवगत कराना चाहिए, बताना चाहिए कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बाल विवाह रोकथाम निषेध अधिनियम 2006 का कड़ाई से, अब देखो इसमें देखो कितना अच्छा है, इसने एक्ट भी डाला है, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है, एक्ट भी डालना है सारी चीजें। चाइल्ड हेल्पलाइन और सिविल सोसाइटी बाल विवाह के मामलों की रिपोर्टिंग का समर्थन करती है। अब देखो कितना अच्छा दिया है इसमें। कर्नाटक जैसी नवीन पहल जिसमें लड़कियों और लड़कों के लिए 18 से 21 वर्ष से कम उम्र के विवाह को स्वयं शून्य घोषित किया जा सकेगा। अब देखो अभी केस स्टडी बना के इसको आप ऐसे में, एथिक्स में, कहीं पे भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब ऐसे ऐसे अच्छे पॉइंट आपको निकालना है, बस ये चीज जो अब देखो ये बहुत जगह मल्टीपल यूज हो जाएगा, आपको ऐसे एग्जाम्पल निकाल के रखने चाहिए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों की शिक्षा मुक्त करने की अनुशंसा की। समय से जब मुक्त रहेगी तो घर वाले दबाव नहीं रहेगा, पढ़ने दो लड़कियों को, पढ़ने दो तो धीरे धीरे बाल विवाह नहीं होंगे। लड़कियों लड़कों को जिम्मेदार और दहेज से शादी के साथ साथ रोजगार शिक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए। ठीक है, अब ये निष्कर्ष आ गया, बाल विवाह को रोकने और भारत में लड़कियों और लड़कों की स्वस्थ जीवन जीने के, आत्मनिर्णय के अधिकारों को दिलाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। अब यहाँ पे चाहते थे एसडीजी गोल्स आप जोड़ सकते थे। तो ये देखो ये होता है कि पॉजिटिव एंड है ये। देखो इसमें अपने इंट्रोडक्शन भी लिखा, मेन बॉडी भी लिखा, कंक्लूजन। मेन बॉडी में जो क्वेश्चन की डिमांड थी 3 तरीके की, वो भी अपन ने फुलफिलमेंट किया। ठीक है, तो ये होता है बेस्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब बात है उत्तर को डिकोड करना। परिचय, 1 या 2 पंक्तियों को जो उत्तर का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करे या कुछ कठोर तथ्य परिचय भाग हो सकते हैं। तो यही अपन ने किया, सबसे पहले बाल विवाह के बारे में थोड़ा सा अपने बता दिया। प्रश्न के प्रतिभाग को संबोधित करना किया है, उसमें भाई इसके कारण क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका भी प्रावधान किया है और प्रकाश डाले, उसके पे भी अपन ने प्रकाश डाला है। प्रश्न के प्रत्येक भाग को दिया गया आवश्यक अधिकार, ये भी याद रखना। जैसे मान लो भाई कारण, उसको आप 10 पॉइंट लिख रहे हो और सॉल्यूशन 5 पॉइंट लिख रहे हो, तो ये सही नहीं है, आपको सिमिलर देना। ठीक है, निष्कर्ष, आप अपने पूरे उत्तर में जो लिखा है उसका ये सारांश नहीं है, यह कुछ अतिरिक्त बिंदु या सरकारी योजना, संवैधानिक या अन्य संदर्भ में दिए जा सकते हैं। वही बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड लेवल होगा, याद होगी चीजें। और वे ऑफ फॉरवर्ड, जब मान लो बहुत सारी क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछी जाती है तो वहाँ वे ऑफ फॉरवर्ड लिख सकते हो। यह उत्तर के अंतिम भाग में दिया जा सकता है जब भी वास्तव में स्थिति ऐसी
होनी चाहिए, यह बताने का अवसर हो। यह किसी भी मुद्दे को आशावादी पक्ष सामने लाता और दिखाता कि बेहतरी की गुंजाइश। बस यही चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड कहां, देखो मैं बता, जहाँ डायरेक्ट मतलब समस्या पूछ रहा तो वहाँ समाधान बता दो। अब देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले अब देखो ये तो हो गया, उत्तर को डिकोड करने सबसे दूसरी चीज आई थी कंटेंट विचारे उत्तर की जड़। ठीक है, तो कंटेंट कंटेंट कहाँ से आएगा? ठीक है, और वो विचार। पहले तो आपको उस बेसिक टॉपिक की बेसिक जानकारी होनी, जैसे बाल विवाह क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या है समस्या, क्या सारी चीजें। फिर उसकी परिभाषा है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए, और तर्क वितर्क भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना चाहिए, तर्क वितर्क अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, फैक्ट्स अपने को पता होनी चाहिए, परिभाषा अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आती है रिप्रेजेंटेशन की बात। इसमें भी बिंदु शामिल है जिनसे लंबे कथनों की एक सत्ता को तोड़कर उत्तर को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब यही है कि देखो यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन। अपने फ्लो चार्ट का उपयोग करना सीखा, अब ये आपको सीखना है। ठीक है, उदाहरण का प्रयोग करें, एग्जाम्पल्स आप दे अपने। ठीक है, आरेख बनाए, डायग्राम, फ्लो चार्ट बता दे। ठीक है, मैप बना के बता दे, देखो राजस्थान में ज्यादा हो रही है बाल चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, मानचित्र में। ठीक है, बार ग्राफ बनाए। ठीक है, पाई चार्ट बनाए, जैसे नए तरीके अपनाए। और ठीक है, और बिंदुओं को परस्पर संबंध लिंकेज करें। ठीक, तर्कों की बहुआयामता। अब देखो आपके तर्कों में बहु मल्टी डायमेंशन कैसे आएगा? अरे एक ही याद रखना, जितना आप इंटरलिंकेज करके आंसर लिखते हो, मतलब आपके आंसर में हिस्ट्री भी दिख रहा है, पॉलिटी भी दिख रहा है, ज्योग्राफी भी दिख रहा है, आईआर भी दिख रहा है, साइंस टेक भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, वही आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा। आप वही वन डायमेंशन में लिख रहे हो तो आपका जो नॉलेज है वो एक बहुत थोड़ा बहुत ही है, और आपको मल्टी डायमेंशन अप्रोच होगी तो वो बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए तर्कों की बहुत ऐतिहासिक, भाई बाल विवाह से समय से शैली पहले से बनी आई है, सांस्कृतिक कल्चरल समस्या है ये। ठीक है, भौगोलिक फैक्टर भी रहता है इसमें, सामाजिक कारण भी रहते हैं, राजनीतिक कारण भी रहते हैं, आर्थिक कारण भी रहते हैं, पर्यावरण कारण भी रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, कानूनी, सुरक्षा, प्रशासनिक, प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये डायमेंशन जब इंक्लूड करके आप लिखोगे सोचो कितना अच्छा आंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है भाई, क्या है, कैसे है, इससे भी आप डायमेंशन पता लग सकते हैं कि उस, देखो यही चीज सेम चीज है ना, ऐसे में भी अपन करेंगे ये चीज, यहाँ से अपना शुरू हो जाता है। ऐसे की एक आज मान लो कि चलो एक ऐसे की बेसिक क्लासेस भी है आपको। प्रश्नवाचक शब्द के द्वारा भी अपन जो ऐसे की थीम है, या मान लो किसी क्वेश्चन के बारे में, क्या है बाल विवाह, क्या है कि बाल विवाह कैसे होता है, कब होता है, कहाँ और क्यों, तो यहीं से अपने को आंसर मिल जाएगा। बातें समाज के विभिन्न हितधारकों और विशेष वर्गों पर व्याख्या की जा सकती है, जैसे में महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, दिव्यांग जन सोचो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू समुदाय है, उस पे आदि पे इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई आप आंसर राइटिंग चलो सीख गए सब, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन समझना, उत्तर में ये चीजें सारी लिखनी चाहिए। पर बात है कि दिक्कत तो यही होती है बच्चों को, जब वहां लिखने जाते तभी तो दिक्कत होती है, वो लिखा ही नहीं जाता। तो वो मटेरियल कहाँ से आएगा? मतलब आपको सब्जी बनाना आप सीख ले यूट्यूब पे, अरे भाई बात है कि वो सब्जी का तो सामान तो लाओ, रॉ मटेरियल तो लाओ। तो याद रखना, रॉ मटेरियल के लिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्ट्स और कुछ कुछ चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, डाटा फैक्ट्स आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। सरकारी योजनाएं कौन सी चल रही है, कौन से कानून बने उनको रोकने के लिए, ये पता होना चाहिए आपको। संवैधानिक संदर्भ पता होने चाहिए, कहाँ पे किसकी बात की गई है, आर्टिकल 21 में किसकी बात की गई, आर्टिकल 50 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल 300 ऐसा कोई आर्टिकल है जो महिला से जुड़ा हुआ रहे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको कोर्स करना चाहिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट इसको केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि महिला को समानता देने बहुत जरूरी है, महिला को आगे बढ़ाने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कोई रिपोर्ट हो वैसे आपको पता होना चाहिए, तो ये करंट अफेयर में आपको पता करना, ये पढ़ना करंट अफेयर में। सरकारी समितियां और उनकी रिपोर्ट, कोई कमेटी बैठी है उसके बारे में, तो उसके बारे में आप बताओ। मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। अब ये सारी चीजें देखो आपको तैयार, कैसे आपका आंसर एक नंबर नहीं बनेगा। आज वो मैंने वो सारी चीजें बताई, मानचित्र भारत और विश्व का आपको बनाना आना चाहिए, जहां भी जरूरत हो मानचित्र बनवा दो, फ्लो चार्ट आप में लिखो, आरेख बनाओ, उदाहरण दो, परिभाषाएं लिखो, सूचक शब्द, सहकारी प्रसंग, ऐसे वर्ड्स अच्छे अच्छे चुनोगे तो ये सब सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये आपका नमक रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगा, रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगा। फीड करो उसमें, फ्लो चार्ट डायग्राम, ये सारी चीजें बनाओ, इंट्रोडक्शन लिखो, कंक्लूजन। धीरे धीरे मैं फिर बता रहा हूँ, अभी से आप एक ही दो आंसर लिखते रहिए, मैं इतना भरोसा दे रहा हूँ आपको। आप मेंस तक
इस लेवल पे परफेक्ट हो, बस जो मैंने सिर्फ सिखाया है इस 11 क्लास में, आप उनको अगर लागू करना सीख जाओगे, मैं पक्का बता रहा हूँ ना, आप एक अच्छे लेवल पे रहोगे और बहुत अच्छा एक आंसर लिखोगे। ठीक है, तो ये अपने आज आखिरी क्लास थी। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अभी से आप एक डेली रूटीन बनाइए, 2 क्वेश्चन देख देख के लिखिए। जैसे आप अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एनसीईआरटी पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको लिखने का प्रयास करो। उससे क्या होगा, कंटेंट आपने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया, कुछ कंटेंट मिल गया, कुछ कंटेंट मिल गया, अब उन कंटेंट को देख देख के लिखो, कोई बात नहीं। जैसे हमें मान लो कि पॉलिटिक्स आप अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो भाई संविधान क्या होता है, संविधान क्या है और संविधान की जरूरत क्यों होती है, अब ये है क्वेश्चन, तो संविधान की पहले डेफिनेशन जाके देखो, उसमें देख देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कारण संविधान की जरूरत क्यों होती है, जरूरत को फ्लो चार्ट डायग्राम में बनाने की कोशिश करो, कंक्लूजन लिखो आप। तो इस तरीके से अब इसे धीरे धीरे डेली 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे रहोगे। अरे ये मान के चलो लगभग लगभग देखो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत को दूर करने के लिए अभी धीरे धीरे जो मैंने क्लासेस सिखाई है आपको, इनको अप्लाई करना सीखो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और देखो मैं एक चीज़, मेरा ये मानना है स्वतंत्रता दिवस इनको लेके, देखो जीवन में कभी भी ना एक नए विचार, एक नई उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और ये आज़ादी का जो दिवस है 15 अगस्त, हमें ये याद दिलाता है कि जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो सपने सोचे थे देश को आज़ाद कराने के बाद हम ये करेंगे, उनके सपनों को सजोए और एक भारत को एक अच्छा देश सबके लिए बनाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं होकर, मतलब देखो यूनिटी आई से अपना जो लोगो है वो इसीलिए, इस सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, और सबको बराबर बढ़ने, आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़े। देश, देखो एक चीज़ रखना, देश तभी आगे बढ़ेगा जब सब लोग आगे बढ़ेंगे। आप ये चीज़ सोचो कि एक वर्ग विशेष को हम आगे बढ़ा दें और 90% पीपल, जनसंख्या को अगर उधर हम पीछे रख देंगे तो कभी देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, स्वतंत्रता दिवस पर हमेशा यही अपने मन में हमेशा हमें एक संकल्प लेना चाहिए, और इस दृढ़ संकल्प के साथ हमें उतरना चाहिए मैदान में कि नहीं, हम आगे आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे देश का हित हो, देश आगे बढ़े, ना कि हम व्यक्तिगत अपनी प्रोग्रेस नहीं। जब तक देश की प्रोग्रेस नहीं होगी तो याद रखना व्यक्तिगत प्रोग्रेस में नहीं होगी। जो इसीलिए जो करप्शन करते हैं उसके कारण है, तो वो व्यक्तिगत प्रोग्रेस चाहते हैं, तो समाज की प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, इस कारण से वो सेल्फ मोटिव हो जाते हैं। और जिस दिन आपके माइंड में ये थी ना आगे कि नहीं मुझे देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे लेके चलना है, तब कभी जीवन में आप गलत काम नहीं करोगे और एक सही रास्ते पे चलोगे। ठीक है, तो इसी संदेश के साथ मैं एंड करता हूँ इस क्लास को, और एंजॉय कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।